जय हिंद दोस्तों। रणभूमि में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग ये लूसेंट का मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे देखते हैं और इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। और जहाँ पे जैसा इंपॉर्टेंट सवाल रहेंगे तो वहाँ पे हम आपको जो भी से रिलेटेड, इस पॉइंट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट रहेंगे वो मैं आपको बता दिया करूँगा। तो शुरू करते हैं। हम लोग ये शासन पढ़ रहे थे कि किसके समय में कौन वायसराय है, कौन गवर्नर जनरल, कौन कौन कहाँ पे क्या था, तो उसी को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग लॉर्ड मेयो से स्टार्ट करने वाले हैं। ये 1869 से लेके 1872 तक के बीच में था लॉर्ड मेयो। तो चलिए, लॉर्ड मेयो कौन कहता है? लॉर्ड मेयो कब से था? 1869 से लेकर 1872 में। कहता है लॉर्ड मेयो ने अजमेर में 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना की। इसने 1872 में कृषि विभाग की भी स्थापना की। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। एक अफगान शेर अली अफरीदी 8 फरवरी 1872 में पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी गई थी। तो मेयो ने क्या किया था? 1872 ईस्वी में एक कॉलेज की स्थापना किया था। क्या किया था? 1872 में कॉलेज बनाया था। और ये 1872 में ही क्या किया था? एक कृषि विभाग की भी स्थापना की थी। प्रथम जनगणना जो है वो लॉर्ड मेयो के काल में ही शुरू किया गया था। प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के ही काल में शुरू किया गया था, लेकिन ये अधूरी जनगणना थी। क्या थी? अधूरी थी, पूरा नहीं था। ठीक है। और इसको जो लॉर्ड मेयो को कहता है कि चाकू मार के हत्या कर दिया गया था। कहाँ? शेर अली अफरीदी ने पोर्ट ब्लेयर में। शेर अली अफरीदी ने पोर्ट ब्लेयर में इसको चाकू मारकर हत्या कर दिया था। अगला क्या है? लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के बारे में देखते हैं। तो कहता है कि इसके समय में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था लॉर्ड नॉर्थब्रुक में। कहता इसने बड़ौदा में कहता मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत कर मद्रास भेज दिया। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने यह घोषणा की थी कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है। तो ये किसका उद्देश्य था? तो ये उद्देश्य याद रखना है कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना। ये किसका था? तो ये लॉर्ड नॉर्थब्रुक का था। किसका था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक का था। और इसी के समय में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। तो बंगाल में भयानक अकाल किसके में पड़ा था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक में। इसी समय 1873 में कहता अमृतसर में सिंह सभा का आयोजन हुआ था। इसी के समय में स्वेज नहर खुल जाने से भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई थी। तो स्वेज नहर जो खुला था, स्वेज नहर किसके समय था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक में स्वेज नहर खुल गया था। और भारत और ब्रिटेन के बीच में कहता है कि व्यापार में वृद्धि हुआ था लॉर्ड नॉर्थब्रुक में। फिर आता है लॉर्ड लीटन आता है। ये लीटन जो आता है ये उसका देखिए, कहता है कि 1876 से 1880 के बीच में था। कब से? 1876 से 1880 के बीच में था, 4 साल। ये क्या किया है? एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक एवं साहित्यकार था। साहित्य कांस में इन्हें ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है। जो लॉर्ड लीटन है वो एक प्रसिद्ध उपन्यासकार था, निबंध लेखक था और साहित्यकार था। और इसे ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है। इसके समय में बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि में भयानक अकाल पड़ा था। समझिए कि आधे भारत में अकाल पड़ा था, बम्बई में, मद्रास में, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत में। ये किसके में? तो लीटन के काल में। किसके काल में? लीटन के काल में ये सब यहाँ पे क्या हुआ था? अकाल पड़ा था। लीटन ने कहता है कि रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में 1878 में एक अकाल आयोग की नियुक्ति थी। ये सवाल हमेशा पूछता है कि एक अकाल आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? तो 1878 में। कब किया गया था? 1878 में। ये अकाल आयोग की नियुक्ति किसके शासन काल में की गई थी? तो वो कौन है? लीटन के काल में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो कहता है रिचर्ड स्ट्रैची। कौन था? रिचर्ड स्ट्रैची के अध्यक्षता में 1878 में अकाल हुआ था। कहता है अकाल आयोग की गठन हुआ था 1 जनवरी 1878 में। 1 जनवरी 1877 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैंसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। तो एक 1877 में, इसी में कहता है कि 1877 में कौन था? लीटन था। इसी के काल में कहता है कि दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था जिसमें कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। मार्च 1878 में लीटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर
भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए, विशेषकर राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश को प्रतिबंधित करने के लिए। इस कानून में प्रावधान यह था कि अगर अखबार में कोई किसी भी कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उस प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर सकती है। तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके काल में आया था? तो ये लिटन के काल में आया था और ये प्रकर्ता सोम प्रकाश को प्रतिबंध करने के लिए आया था। सोम प्रकाश एक बंगाली भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र था जिसका प्रकाशन द्वारकानाथ विद्याभूषण के संपादन में 18 नवंबर 1858 में शुरू हुआ था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इस पत्रिका के प्रकाशन का प्रस्ताव रखा था। बाद में मोहनलाल विद्यावागीश और शिवनाथ शास्त्री ने कुछ समय के लिए इसका संपादन संभाला था। तो सोम प्रकाश के बारे में समझिए कि सोम प्रकाश किस भाषा में था? तो एक बंगाली भाषा में था। इसकी शुरुआत किसने की थी? तो संपादक कौन थे? द्वारकानाथ थे। संपादक कौन थे? द्वारकानाथ थे। और कहता है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी कहता है कि प्रकाशन का प्रस्ताव रखा था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इस पत्रिका के प्रकाशन का प्रस्ताव रखा था। मोहनलाल और शिवनाथ शास्त्री भी कुछ समय के लिए संपादन का कार्य संभाला था। कहता है कि पायनियर अखबार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था। तो एक कौन अखबार था? पायनियर। कौन है? पायनियर अखबार ने क्या कहा था कि प्रेस एक्ट जो था उसको समर्थन दिया था। कहता है इस समय में 1878 में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ जिसके तहत शस्त्र रखने के व्यापार करने के लिए लाइसेंस अनिवार्य बना दिया। शस्त्र रखने के लिए और व्यापार करने के लिए लाइसेंस अनिवार्य दिया। तो जो लिटन है वो लिटन काल में जो भी है बहुत हार्ड ही कानून है वही आए थे। पहला कानून तो आप देखिए कि पेपर को वो करने के लिए आया था। इसमें कहता है कि इसमें क्या हुआ था कि अकाल आयोग के गठन किया गया। विक्टोरिया को दिल्ली दरबार आयोजित करके कैसर हिंदी को उपाधि दिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी लाया गया था। उसके बाद कहता सोम प्रकाश को वो रोक दिया। कहता पायनियर अखबार है जिसने इसका 1878 में इसका समर्थन किया था। अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? तो 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। इसने सिविल सेवा परीक्षाओं के उम्र को कहता प्रवेश की अधिकतम आयु 21 से घटाकर 19 कर दिया था सिविल सेवा में। कहता अगर सिविल सेवा परीक्षा था अगर इसको पास करना है तो इसका कहता है कि प्रवेश की अधिकतम आयु कितना था? अधिकतम आयु 21 से घटाकर 19 कर दिया। तो जितना भी ये भी किसने किया है? लिटन ने काम किया है। अब देखिए कि जो भी उल्टा पुल्टा काम है जिसमें भारतीयों को प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब कि उसको लिटा लिटा के मारना। जैसे प्रेस एक्ट में क्या था? गलत छाप दोगे तो आपको पीटेगा, लिटा लिटा कर पीटेगा। ऐसे याद कीजिए। लिटन में क्या था कि जितना भी नेगेटिव वर्क है वो लिटन ने किया है और जितना पॉजिटिव वर्क है वो रिपन ने किया। ये याद रखिएगा। रिपन है वो सब पॉजिटिव काम किया है। जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो ये लागू किया था इसको हटाता कौन है? तो रिपन हटाता है। 1857 में सिविल सेवा की परीक्षा में सम्मिलित होने की आयु 23 वर्ष निर्धारित की गई थी। 1869 में को इसको घटाकर 22 कर दिया गया। 66 में 21 कर दिया गया था। तो कहता है कि 1857 में कितना वर्ष था? तो 23 वर्ष था 57 में। फिर 59 में इसको 22 किया गया और 66 में इसको 21 कर दिया गया। लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना किया था। कहता लिटन ने क्या किया था? कहता अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना किया था। अब देखिए रिपन आता है 1880 से 84 में। वो 76 से 80 के बीच में था। 80 से 84 में आता है। तथा प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन के परामर्श पर रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। देखिए कर दिया, कब किया? तो 1882 में समाप्त कर दिया। किसने किया? तो लॉर्ड रिपन ने किया। एवं भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को भी यह सुविधाएं दी गई जो अन्य समाचार पत्रों को प्राप्त थी। सभी सुविधाएं दी गई। इसने सिविल सेवा की परीक्षा प्रवेश की अधिकतम आयु 19 से बढ़ाकर 21 कर दिया। तो जितने भी लिटन ने उल्टा पुल्टा काम किया था रिपन उसको हटा दिया। इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। तो रिपन ने काम किया कि स्थानीय स्वशासन की क्या की शुरुआत की। स्थानीय स्वशासन की क्या की शुरुआत की। 1882 में स्थानीय सुशासन संबंधी कानून लाया जिसके आधार पर विभिन्न प्रांतों में 1833 और 85 के मध्य स्थानीय सुशासन संबंधी कानून बनाए। तो स्थानीय स्वशासन की शुरुआत करने वाला कौन है? अच्छा काम है। स्थानीय स्वशासन पॉजिटिव काम है। शुरुआत कौन किया? तो ये काम कौन किया? रिपन किया। इस समय भारत में 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई। 1881 में कहता है कि 1881 में नियमित जनगणना 1881 में नियमित जनगणना कराया गया। और जो 1872 में जो करवाया गया था वो जनगणना अधूरी जनगणना था। 1872 में था अधूरा था और 81 में जो हुआ वो कहता है कि पूरा तरीके से हुआ। तब से लेकर प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना की जाती है। 1881 की जनगणना में हैदराबाद और राजपुताने को नहीं जोड़ा गया था। जो 1881 में जो जनगणना हुआ पहला कब हुआ? 1872 में हुआ। किसके काल में? लिटन के काल में। पूरा नहीं हुआ। फिर होता है 1881। ये किसके काल में? रिपन के काल में। पूरा हुआ।
और हर 10 साल पे ये किया जा रहा था। इसमें दो जगह दो को नहीं जोड़ा गया, किसको नहीं जोड़ा गया, हैदराबाद को नहीं जोड़ा गया और राजपूताना को नहीं जोड़ा, राजपूताने को भी नहीं जोड़ा गया। पहली जनगणना 1872 में हुई, परंतु इसमें संपूर्ण भागों को प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। लगभग 20% भाग का हिस्सा इसमें छूट गया था। लगभग कितना परसेंट, 20% भाग 1872 में छूट गया था। रिपन के द्वारा 81 में सर्वप्रथम कारखाना अधिनियम भी पारित हुआ। देखिए ये अच्छा काम था। तो रिपन के द्वारा प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया गया। 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो रिपन ने क्या बोला, रिपन बोला कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम नहीं किया देना है। 7 से 12 वर्ष के बच्चों को 9 घंटे से अधिक कार्य नहीं कराया जाना है। और यह एक्ट चाय, कॉफी और नील की खेती पर लागू नहीं हो रहा था। जो होता है कि रिपन ने तो काम किया, रिपन ने बोला कि ये कारखाना अधिनियम लाया कि 7 साल से कम बच्चे काम नहीं करेंगे, 7 से 12 साल वाले बच्चे 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेंगे, लेकिन चाय, कॉफ़ी और नील की खेती जो 3 इम्पोर्टेंट था, इसमें यह लागू नहीं किया गया। चाय, कॉफ़ी और नील की खेती में कहता है 3 फरवरी 1882 में रिपन के समय में शैक्षणिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठन किया गया। कहता है रिपन के काल में फिर अच्छा काम हुआ। 82 में एक विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठन किया गया, जो भारत में प्रथम शिक्षा आयोग था। तो प्रथम शिक्षा आयोग, इसमें व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया। तो प्रथम शिक्षा आयोग कौन था, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो कहता विलियम हंटर थे। कौन थे, विलियम हंटर थे। यह एक आयोग गठित किया गया और इसमें कहता व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया। क्या कह रहे हैं, व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया। कहता 1883 में यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए कहता इलवर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन यूरोप वासियों के प्रबल विरोध के कारण यह बिल वापस लेना पड़ा। अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध किए गए विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। कहता फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी है। तो होता है कि 83 में कहता है यूरोपियों के विरुद्ध में भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए इलवर्ट बिल विवाद हुआ। तो अभी क्या हो रहा था कि सिर्फ अंग्रेज थे, अंग्रेज अपना अंग्रेज लोगों का भी सुनवाई करते थे और भारतीयों का भी करते थे। अब ये जो इलवर्ट बिल आया, इसमें क्या बोला गया कि जो भारतीय होंगे, भारतीय को अंग्रेजों का विरुद्ध, मतलब अंग्रेज को क्राइम कर दिया, तो इसका जजमेंट भारतीय जज नहीं कर सकते थे। तो यही बोला गया था कि नहीं, अब भारतीय भी अंग्रेजों का जजमेंट कर सकते हैं। इसी का जो बखेड़ा बना दिया। देखिए तथा यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीश द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए इलवर्ट बिल पेश किया गया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक कहा। किसने कहा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा। किसको कहा है, तो कहता है रिपन को कहा है। लॉर्ड डफरिन फिर आता है 1884 से लेकर 1888 तक। कौन आता है, ये आ जाता है, लॉर्ड डफरिन आता है। अच्छा, ये एक याद है कि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी वो क्या थी, इटली की क्या थी, नर्स थी। ये क्या थी, इटली की नर्स थी। इनको और एक नाम से जानता कहता है कि लेडी विथ लैम्प। इनको लेडी विथ लैम्प के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए डफरिन के बारे में पढ़ते हैं। कहता है इसके समय में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1885 से 88 के बीच में, और बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। इस समय बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट और पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित हुआ। ठीक है, डफरिन, इसके सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 28 दिसंबर 1885 को बंबई में एओम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो कहता है जब डफरिन आया, तो डफरिन कब आया, देखिए 1884 से 1885 के बीच में आया था। कब आया, 84 से 85 के बीच में आया। तो कहता है कि इसमें क्या हुआ, तो कहता है तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। क्या हुआ, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। क्या हुआ, बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। इसके समय बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट और पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित हुआ। किसका क्या हुआ, बंगाल टेनेंसी, अवध टेनेंसी और पंजाब टेनेंसी। किसके में हुआ, तो लॉर्ड डफरिन के काल में हुआ था। इस समय सबसे महत्वपूर्ण घटना था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में। और इसने कहा था कांग्रेस की स्थापना हुई, इसने कांग्रेस को मुट्ठी भर लोगों का संगठन कहा है। कांग्रेस को कहा है कि कांग्रेस को मुट्ठी भर लोगों का संगठन कहा डफरिन ने। समझ गए। फिर लॉर्ड लैंसडाउन आता है। कहता है 84 से 88 से लेकर 94 तक। कहता भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा डुरंड रेखा का निर्धारण इसी के समय हुआ। कहता है कि अफगानिस्तान के बीच में भारत और अफगानिस्तान का जो सीमा रेखा बना है उसका नाम क्या, डुरंड रेखा है। ये किसके हुआ, तो लॉर्ड लैंसडाउन के काल में हुआ है।
लैंसडाउन के काल में भारत और अफगानिस्तान का सीमा का निर्धारण हुआ है। तथा कि 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया, जिसमें स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया। साथ ही सप्ताह में एक दिन की छुट्टी की व्यवस्था हुई थी। तो सप्ताह में एक दिन की जो छुट्टी है उसकी व्यवस्था कब से शुरू की? तो 1891 में शुरू किया गया, और लॉर्ड लैंसडाउन के नेतृत्व में ये सब काम हो रहा था। और भारत पाकिस्तान का जो रेखा है, दुरंड रेखा, इसी के काल में हुआ। फिर कहता है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 94 से लेकर 99 तक में भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है, और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। यह कथन लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है। तो कहता है कि लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कहा है कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया है, और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। यह लॉर्ड एल्गिन का कथन है। तथा 95 से 98 के बीच में मध्य प्रदेश, उत्तर बिहार, पंजाब और मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा था। अकाल तो हर किसी में पड़ रहा था, लेकिन ये तलवार वाला बात जो है वो किसने कहा था? एल्गिन ने कहा था। किसने कहा था? एल्गिन ने कहा था। लॉर्ड कर्जन के बारे में देखिए, ये 1899 से 1905 में लॉर्ड कर्जन आते हैं। कहता है कि 99 में कर्जन ने भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराया। अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया। कहता कि अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा था उसको भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया। किसने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने। कर्जन ने क्या किया? 1899 में भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित किया। कहता है कि भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कौन किया? तो लॉर्ड कर्जन ने किया। और अंग्रेजी मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया। शासन की कार्य क्षमता के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने रिपन द्वारा स्थापित स्थानीय स्वशासन की प्रणाली पर आघात किया, और 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम बनाया। तथा शासन की कार्य क्षमता के आधार पर शासन की कार्य क्षमता के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने रिपन द्वारा जो स्थानीय स्वशासन की प्रणाली पर आघात किया, और 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम बनाया। क्या क्या था? कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम। कहता है कि 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग, टॉमस रॉबर्टन की अध्यक्षता में रेलवे आयोग, 1902 में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग, सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। ये बहुत आयोग का काल इसी को कहा जाता है सर। इसको आयोग का कार्यकाल किसे कहता है? कर्जन ने। कर्जन के कहा था। तो कहता है सर कॉलिन स्कॉट में सिंचाई आयोग बनाया गया। टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे आयोग, रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे आयोग हो गया। सर एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग। कहता है सर एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग। और सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किया गया। सर थॉमस रेले। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। 1902 में बनाया गया था, और 1904 में भारतीय अधिनियम पारित किया गया। इसमें सर एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया गया, और सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना किया गया। कहाँ? सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में। भारतीय प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत पर ध्यान दिया। तब प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904। इस कार्य के लिए कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। तो कर्जन ने क्या किया? भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की कर्जन ने। तथा विश्वविद्यालय आयोग हो गया, रेलवे आयोग हो गया, पुलिस आयोग हो गया, और सिंचाई आयोग हो गया। कर्जन के समय में 1904 में सहकारी उद्धार समिति अधिनियम बनाया गया, और जिसके द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना करके किसानों को उचित ब्याज पर रुपया कर्ज देने की व्यवस्था किया गया। तो सहकारी उधार अधिनियम बनाया गया, जिसके द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना करके किसानों को उचित ब्याज पर रुपया कर्ज देने की व्यवस्था बनाई गई। इसने कृषि बैंक भी खुलवाए। तो लोन देने का काम किसने किया? कर्जन ने। कृषि बैंक भी खुलवाया। 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की गई। इसी समय 1905 में पूसा में कृषि अनुसंधान संस्थान खोला गया। तो कहता कर्जन के काल में 1905 में पूसा में, बिहार के समस्तीपुर में, यह है समस्तीपुर में है। कहाँ? समस्तीपुर में है। एक कृषि अनुसंधान संस्था खोली गई। कर्जन के समय में ही पहली बार प्रत्येक प्रांत में और केंद्र के स्तर पर एक निर्देशक के अधीन में एक पृथक गुप्तचर विभाग की स्थापना किया गया। तो कर्जन के काल में क्या हुआ? गुप्तचर विभाग की स्थापना किया गया, पृथक गुप्तचर का विभाग कर्जन के काल में। लॉर्ड कर्जन के समय में कहता है किचनर परीक्षा को सैनिक परीक्षण में शामिल करके सेना को युद्ध क्षमता को बढ़ाया गया। इसके कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ। तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है कलकत्ता वाला, वो किसके काल में बना? तो कर्जन के काल में। तो कर्जन के काल में विक्टोरिया मेमोरियल।
कर्जन की भारत विरोधी कार्य को सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था कि 1905 में बंगाल विभाजन किया। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा किया। शिमला में किया गया। कहाँ? शिमला में किया गया और इसका प्रारूप प्रकाशित किया गया। 17 सितंबर 1905 में उसने सम्राट को ने भी स्वीकृति दे दी और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की योजना को लागू कर दिया। कब किया गया? 20 जुलाई को घोषणा हुआ। 20 जुलाई को घोषणा हुआ और 16 अक्टूबर को इसको लागू कर दिया गया। बंगाल दो प्रांतों में बांट दिया गया। एक पूर्वी बंगाल, एक असम। पूर्वी बंगाल हो गया एक असम प्रांत, दूसरा पश्चिमी बंगाल है। पूर्वी बंगाल और असम प्रांत और दूसरा पश्चिम बंगाल। पूर्वी बंगाल का मुख्यालय ढाका था और पूर्वी बंगाल का गवर्नर कहता है कि ब्लूमफील्ड फुलर को और पश्चिम बंगाल का गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रू फ्रेजर को बनाया गया। तो कहता है कि जो पूर्वी बंगाल था उसको किसको बनाया? जिसको बंगाल अभी करंट में बांग्लादेश है उसको कौन बनाया? तो ब्लूमफील्ड फुलर। और जो पश्चिम बंगाल है उसमें एंड्रू फ्रेजर। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सदस्य सैनिक सदस्यों के अधिकारियों के प्रश्न पर कर्जन का प्रधान सेनापति किचनर से मतभेद हो गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणियों की सैनिक सदस्य के अधिकारियों के, जिसने भारत सचिव को किचनर का पक्ष दे दिया। जिसमें भारत सचिव ने किचनर का पक्ष दे दिया भारत सचिव ने। इससे असंतुष्ट होकर 1905 में कर्जन ने त्यागपत्र दे दिया गया। 1905 में क्या हुआ? कर्जन क्या कर दिया? त्यागपत्र दे दिया। लॉर्ड मंटो द्वितीय 1905 से लेकर 1910 के बीच में आता है। लॉर्ड मिंटो इसके समय में 1909 का अधिनियम पारित करता है कि मार्ले मिंटो 1909 में। इसमें आंगा खां और सलीम उल्लाह खां के द्वारा ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ है। कब हुआ? 1906 में किया गया है। और कौन था? आंगा खान और सलीम उल्लाह खां। आंगा खान और सलीम उल्लाह खान हुआ था, ठीक है। और 1906 में हुआ। तथा 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। 1907 के सूरत अधिवेशन में तो इस समय में कौन था? तो लॉर्ड मिंटो था। लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। इसके शासनकाल में 1907 में आंग्ल और रूसी प्रतिनिधि मंडलों के बीच में बैठक हुई। कहता 1907 में आंग्ल और रूसी प्रतिनिधि मंडलों के बीच में बैठक हुई। समाचार पत्र अधिनियम प्रेस एक्ट 1908 में पारित हुआ है। कहता है कि 1907 में क्या हुआ था? आंग्ल एवं रूसी प्रतिनिधियों के बीच में बैठक। समाचार पत्र अधिनियम प्रेस एक्ट 1908 में पारित हुआ। बाल गंगाधर तिलक की राजद्रोह के आरोप में 22 जुलाई 1908 में उनको गिरफ्तारी कर 6 वर्ष की सजा दी गई। बाल गंगाधर तिलक को क्या किया गया? गिरफ्तार कर लिया गया राजद्रोह के आरोप में 22 जुलाई 1908 को और 6 वर्ष की सजा दी गई। गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य के रूप में कहता है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को नियुक्ति की गई थी। किसके? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये क्या है? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की नियुक्ति हुई थी काउंसिल के सदस्य के रूप में। मुसलमानों के लिए एक अलग पृथक निर्वाचक मंडल व्यवस्था पार्लियामेंट सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया। फिर आता लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ये 1910 से लेकर 1916 तक के बीच में रहता है। इसके समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया। यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा की गई। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बन गया। शुरुआत हुआ था 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली में भव्य दरबार बनाया गया था और 1912 में क्या हुआ था? दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। इसी के समय गोपाल कृष्ण गोखले 1910 और 1911 में अधिनियम अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा आरंभ करने के लिए इंपीरिकल लेजिस्लेटिव काउंसिल में विधेयक प्रस्तुत किया। किसने पेश किया? गोपाल कृष्ण गोखले ने 1910-11 में। कब? 1910-11 में अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के आरंभ करने के लिए इंपीरिकल लेजिस्लेटिव काउंसिल में विधेयक प्रस्तुत किया। किसने किया? गोपाल कृष्ण गोखले ने 1910-11 में अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के लिए। 23 दिसंबर 1912 लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया। एक मिनट। हाँ, तो 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर क्या हुआ था? दिल्ली में बम फेंका गया। इसके लिए अनुशूलन समिति उत्तरदायी था। हार्डिंग बम कांड दिल्ली षड्यंत्र कहता है कि के रूप में प्रसिद्ध है।
इसमें 13 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया, जिसमें ये अमीरचंद, दीनानाथ, बाल मुकुंद, बलराज, महिला, वसंत कुमार एवं अवध बिहारी को गिरफ्तार किया गया। 4 लोगों को फांसी देकर 2 को 7 वर्ष की सजा मिली। दीनानाथ सरकारी गवाह बन गए। इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले रास बिहारी बोस जापान भाग गए थे। तो कह रहा है कि ये लॉर्ड हॉर्डिंग के ऊपर बम चलाया गया कब? 23 दिसंबर 1912 को, और अनुशूलन समिति ने किया था। इसमें 13 लोग गिरफ्तार हुए थे, 4 लोगों की फांसी हुई थी, 2 को 7 साल की सजा मिला था। दीनानाथ सरकारी गवाह बन गए और रास बिहारी बोस जापान भाग गए थे। इसी के समय में 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। 28 जनवरी 1914 को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। कब? 28 जुलाई 1914 को। इसी के शासन काल में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल एवं गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया था। तो कहता है कि बॉम्बे क्रॉनिकल किसने प्रकाशन किया? फिरोज शाह मेहता। और प्रताप का प्रकाशन किसे? गणेश शंकर विद्यार्थी। 1916 में लॉर्ड हॉर्डिंग ने BHU का कुलाधिपति नियुक्त किया गया था। कब? 1916 में लॉर्ड हॉर्डिंग को BHU का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। किसको? 1916 में। किसको? 1916 में किसको किया गया था? तो कहता है कि लॉर्ड हॉर्डिंग को। किसको? हॉर्डिंग को क्या बनाया गया? तो कहता है कि BHU का, कहता है कुलाधिपति बनाया गया, चांसलर बनाया गया। लॉर्ड चेम्सफोर्ड आता है। ये लगभग कब तक था? तो ये 1910 से लेकर 16 तक में था। और 17 से आता है कौन? ये 16 से लेकर 21 तक में आता है, चेम्सफोर्ड आता है। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस का एकीकरण हुआ और मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ। तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में क्या हुआ? कि मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ। 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो महिला विश्वविद्यालय कहाँ बनाया गया? तो पूना में बनाया गया। महिला विश्वविद्यालय कहाँ बनाया गया? पूना में बनाया गया, 1916 में बनाया गया। इस काल में 1917 में एक शिक्षा पर सैंडलर आयोग का गठन हुआ। तो सैंडलर आयोग का गठन कब हुआ था? 1917 में शिक्षा पर सैंडलर आयोग का गठन। कब? 1917 में शिक्षा पर क्या हुआ था? सैंडलर आयोग का आया था। सैंडलर आयोग आया था। कहता है कि 20 अगस्त 1917 को सुधारों की घोषणा मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड व भारत में एक साथ कराने हेतु मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा की गई थी। तो कहता है कि जब 1916 में आया तो एक लखनऊ अधिवेशन हुआ, फिर कहता 16 में ही पूना में महिला विश्वविद्यालय बना, और 17 में सैंडलर आयोग का गठन किया गया। सैंडलर आयोग शिक्षा पे। ये कहता है कि 20 अगस्त 1917 में सुधारों को घोषणा मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। और लोक सेवाओं की जो परीक्षा इंग्लैंड और भारत में दोनों एक साथ कराने जाने के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इसी के कारण 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के में ही रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। कहता है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, आगे। इसी काल में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। खिलाफत आंदोलन और गांधी जी का असहयोग आंदोलन भी इसी के काल में प्रारंभ हुआ था। तृतीय अफगान युद्ध इसी के काल में हुआ तथा 1920 में मानवेंद्र नाथ ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ताशकंद समूह का गठन किया। एम एन रॉय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ताशकंद का गठन किया। तो ये गठन करने वाले कौन है? तो ये कहता है कि अक्टूबर 1920 में मानवेंद्र नाथ राय ने, एम एन रॉय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। लॉर्ड रीडिंग के बारे में देखते हैं। ये 1921 से लेकर 1926 तक कौन था? लॉर्ड रीडिंग था। कहता है कि 1921 में मोपला विद्रोह हुआ। इसमें प्रिंस ऑफ वेल्स ने 1921 में भारत की यात्रा की। इसी के काल में प्रिंस ऑफ वेल्स ने 1921 में, नवंबर 1921 में पूरे दिन भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया। फरवरी 1922 में चौरा चौरी घाट कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में बाद गांधी जी ने अपना सहयोग आंदोलन वापस ले लिया। फिर 1922 में इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई। तो 1921 में मोपला विद्रोह हुआ, 21 में ही आया था प्रिंस ऑफ वेल्स, और 22 में क्या हुआ? इलाहाबाद में सिविल सेवा की परीक्षा की शुरुआत हुई इलाहाबाद में। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन में की, जो 1922 में कार्य करना प्रारंभ किया और वर्तमान में यह केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो कहता है कि विश्व भारती विद्यालय की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1921 में की। विश्व भारती विश्वविद्यालय, जिसको शांति निकेतन में किया गया, और यह केंद्रीय विश्वविद्यालय है। 23 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। कब की? 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी। 23 में चुनाव के इस दल को मध्य प्रांत और बंगाल में पूर्ण बहुमत मिला। और 25 में प्रसिद्ध आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी गई। 1925 में कहता है कि समाजवादी नेता कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद की क्या कर दी? हत्या कर दी गई। ठीक है, एक मिनट।
हम्म लॉर्ड इरविन के बारे में देखते हैं। लॉर्ड इरविन है, 1926 से लेकर 1931 तक था लॉर्ड इरविन। कहता है कि 1928 में साइमन कमीशन भारत बम्बई पहुंचा। तो लॉर्ड इरविन के काल में कौन था? इरविन के काल में। कहता है इरविन और डफरिन, ये कंफ्यूज मत रहेगा। ये डफरिन जो है वो कब है? ये 1885 वाला जो आया था उसमें डफरिन था, और 1926 से 31 तक में का है इरविन है। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में 1929 में बम फेंका गया। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद 1929 में बम फेंका गया। कब फेंका गया? 1929 में बम फेंका गया लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले में। कहता लाहौर जेल में जतिन दास ने कहता है कि 13 जुलाई 1929 में भूख हड़ताल कर दी, और लगभग 64वें दिन 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। भूख हड़ताल का कारण भारतीय एवं अंग्रेज कैदियों के बीच व्यवहार में किया जाने वाला भेदभाव था। जो लाहौर जेल में थे, तो जो जतिन दास जी थे, जिनकी जेल में ही भूख हड़ताल करते हुए मृत्यु हो गई थी, वो कौन कौन के थे? तो लाहौर जेल में थे, और बस 64 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाई। 1929 में राष्ट्र कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 से कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया, और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान में 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया। हर जनवरी 1931 में वायसराय इरविन बिना कोई शर्त के उन्हें रिहा कर दिया गया। बताया कि जब 30 को गिरफ्तार किया, और कहता है कि बिना कोई शर्त को, किसने? इरविन ने। इरविन का काल क्या है? 26 से 31 है। कहता है कि लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930 में। कहता है लंदन में इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। कहता है 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया, और साथ में सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया? स्थगित कर दिया गया। कब? 4 मार्च 1931 को। वायसराय भवन, वर्तमान में राष्ट्रपति भवन में रहने वाले पहले व्यक्ति लॉर्ड इरविन ही थे। तो कहता है कि जो बनाया गया था 1926 से लेकर 1931 में, कौन था? तो ये 26 से लेकर कौन था? इरविन था। कौन था? इरविन था। और यही इरविन जो है कि राष्ट्रपति भवन में रहने वाला प्रथम व्यक्ति था। कहता बनाने में 17 वर्ष लगे थे, और 1931 में इसका उद्घाटन हुआ था। भवन के वास्तुकार सर एडविन लुटियंस और हॉवर्ड बेकर थे। सर एडविन लुटियंस और हॉवर्ड बेकर थे। कौन थे? हॉवर्ड बेकर थे, तो वास्तुकार थे सर एडविन लुटियंस और हॉवर्ड बेकर। लॉ ठीक है, लॉर्ड वेलिंगटन। हम्म कहता है वेलिंगटन के बारे में। लॉर्ड इरविन हो गया, वेलिंगटन 1931 से लेकर 36 तक कौन था? वेलिंगटन था। इसमें कुछ ज़्यादा वैसा खास तो नहीं हुआ है 31 से 36 के बीच में। इसमें लंदन में 7 इस समय लंदन में 7 सितंबर से 1 दिसंबर के 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में इरविन था, और द्वितीय में कौन था? लॉर्ड वेलिंगटन था। वेलिंगटन था। कहता है दूसरा और तीसरा के बीच में वेलिंगटन था। पहला में कौन था? इरविन। ये था इरविन, और दूसरा तीसरा में कौन था? वेलिंगटन थे। कहता है कांग्रेस ने भाग लिया, प्रतिनिधित्व गांधी जी ने किया। दूसरे गोलमेज की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1931 को दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। जो 1930 में शुरू किया गया था, 31 में उसको स्थगित किया गया, और 32 में फिर पुनः शुरू कर दिया गया 1932 में। 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडॉनल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा की। किसने किया था? रैमजे मैकडॉनल्ड ने 16 अगस्त 1932 को। इसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया, और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया। गांधी जी बहुत दुखी हुए, इसे हटाने के लिए आमरण अनशन आरंभ कर दिए, और अंत में एक समझौता, जिसे प्रायः पूना समझौता कहा जाता है, जिसमें दलितों वर्गों के लिए साधारण वर्गों में से ही सीटें आरक्षित किया गया, और पूना समझौता 24 सितंबर 1932 में हुआ। तो ये शुरू किसने किया था? तो रैमजे मैकडॉनल्ड ने किया था। किसने किया था? रैमजे मैकडॉनल्ड ने 32 में किया था। गांधी जी उपवास करने लगे, पूना समझौता हुआ, और सितंबर 1931 को क्या गया? पूना समझौता पूरा किया गया। 17 नवंबर 1931 को 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। इसमें भी कांग्रेस भाग नहीं लिया, और 34 में भयंकर भूकंप आया था। बिहार में 34 में भयंकर भूकंप आया था। 34 में भारत शासन अधिनियम 1935 पास किया गया। इस अधिनियम ने द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की थी। बताया कि द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था। ये कंट्रोलर और डायरेक्टर जो चला था वो को खत्म करके प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की। लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन, कहता है कि कांग्रेस के 1915 में हिस्सा लिया था,
इस अधिवेशन की अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने किए थे। जो लॉर्ड वेलिंगटन था, ये पहले ही ये बना कब है, ये 1931 से 36 के बीच में बना है, बल्कि लेकिन 1915 वाला अधिवेशन जो हुआ था, कांग्रेस का बम्बई अधिवेशन, उसमें ये भाग लिया था सत्येंद्र प्रसाद, जिसकी अध्यक्षता कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। कौन अध्यक्ष थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। हम्म अब है लॉर्ड लिनिथगो। इसके समय में पहली बार चुनाव कराया गया। तो लॉर्ड लिनिथगो के काल में क्या हुआ, पहली बार चुनाव कराया गया था। कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों में, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश सीमांत और असम में अपनी सरकारें बनाई। प्रथम 6 प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिली थी। बंगाल, असम और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब और सिंध में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी। तो कहता है कि पहली चुनाव किसके में हुआ था, तो लिनिथगो, 36 से लेकर 43 तक में लिनिथगो था, उसमें हुआ था। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गए। ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से पूछे भारत को भी युद्ध में झोंक दिया। कांग्रेस ने इसका विरोध किया और नारा दिया कि ना कोई भाई ना कोई पाई, और इसने अपने द्वारा शासित प्रांतों से सभी मंत्रिमंडलों से त्यागपत्र दे दिया। ठीक है। 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम की एक नई पार्टी बनाई। कब बनाई, 1 मई 1 मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी बनाई। मार्च 1940 में कहता है कि लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग किया गया। कहता है कि लीग, मुस्लिम लीग जो बनाया गया था, तो मुस्लिम लीग की जो हुआ था लाहौर अधिवेशन कब हुआ, 1940 में हुआ। इससे पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। प्रस्तावना का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने बनाया था और फजलुल हक ने प्रस्तुत किया। कहता है खजी खली कुजम्मा ने इसका समर्थन दिया। 3 चीज बताया। क्या बोला कि प्रारूप किसने लिखा था, तो बनाया सिकंदर हयात खान है, सिकंदर ने बनाया। फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था, प्रस्तुत किसने किया था, फजलुल हक ने। और खली कुजमा ने उसका समर्थन दिया था, खली कुजमा ने। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों द्वारा लाया गया। कहता है 8 अगस्त 1940 को अगस्त में कहता अंग्रेज प्रस्ताव लाया गया। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत में आया था, और भारत और कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद थे। कौन कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद जो थे क्रिप्स मिशन के साथ आधिकारिक वार्ताकार थे। मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू। कहता है 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। 1943 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। 1943 में क्या हुआ था, भयानक अकाल पड़ा था। फिर 44 से 47 तक लॉर्ड वेवेल आता है। नीति को 36 से 43 था। फिर आता है वेवेल। कहता है वायसराय वेवेल 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन बुलाता है, और कहता है कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अबुल कलाम ने किया। किसने किया, अबुल कलाम ने किया। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिए, यद्यपि वो शिमला में उपस्थित थे, तो गांधी जी उसमें भाग नहीं लिए थे। जो ये शिमला सम्मेलन जो हुआ था, कब हुआ था, 1945 में 25 जून को वेवेल ने बुलाया था। तो अबुल कलाम आजाद गए थे, गांधी जी शिमला में थे, लेकिन भाग नहीं लिए। सम्मेलन के दौरान मुस्लिम लीग द्वारा यह शर्त रखी गई कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वह स्वयं करेगी। बताया कि ये जो सरकार, ये बोला, ये वेवेल बोला कि भाई जो ये आपका जो ये कार्यकारिणी परिषद है वायसराय का, ठीक है, तो इसमें कितने लोगों, मान लिया 12 लोग बोला, तो बोला 6 मुस्लिम लीग से होंगे और 6 आपका क्या होंगे, आपका कांग्रेस से होंगे। तो कहता है कि सरकार, कांग्रेस बोला कि ठीक है, अब ये 6 लोग में होंगे, कौन 6 लोग होंगे वो हम डिसाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6, कि हिंदू होगा कि मुस्लिम होगा कि सिख होगा कि पारसी होगा कि कौन होगा, हम लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन मुस्लिम लोग बोला कि नहीं, अगर आप मुस्लिम चुनिएगा तो वो हम बताएंगे कौन मुस्लिम होगा। यहीं पे कहानी गड़बड़ हो जाता है। देखिए, करा है कि सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन स्वयं करेगी। मुस्लिम लीग का यह अड़ियल रुख 14 जुलाई तक बना रहा, और वेवेल ने 14 जुलाई 1915 को सम्मेलन को विफलता की घोषणा कर दी। 45 में बनी क्लीमेंट एटली की अध्यक्षता वाली लेबर पार्टी सरकार द्वारा की गई प्रथम कार्रवाई के अंतर्गत भारत में आम चुनाव करवाना था। तो बताया कि जब वहां पे कौन आ गया, ब्रिटेन में क्लीमेंट एटली आ गया जो लेबर पार्टी का था, तो कहता कि प्रथम कार्रवाई के अंतर्गत आम चुनाव करवाना था। 1945 में घोषित चुनाव परिणामों में केंद्रीय विधान सभा तथा प्रांतीय विधानमंडलों में कांग्रेस को पर्याप्त बहुमत मिला। केंद्रीय विधान सभा में कांग्रेस को निर्वाचन क्षेत्र से
91% वोट मिले थे। मुस्लिम लीग ने सभी मुस्लिम सीटें जीत ली थी। प्रांतीय विधानमंडल में कांग्रेस को बंबई, मद्रास, संयुक्त प्रांत बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला। मुस्लिम लीग ने बंगाल तथा सिंधु में बहुमत मिला। मुस्लिम लीग कहाँ जीता था? तो मुस्लिम लीग आपका बंगाल और सिंध में बहुमत मिला। पंजाब में कांग्रेस, अकालियों और यूनियनिस्ट पार्टी की साझा सरकार बनी। पंजाब में कौन कौन था? तो कांग्रेस आया था, अकाली दल था और यूनियनिस्ट पार्टी की साझेदार सरकार बनी। कहता कैबिनेट मिशन 1946 में आता है। ये मिशन में 3 सदस्य थे। कहता है स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर। इसको याद करने का KAL काल आया था। कहता है कि क्रिप्स, अलेक्जेंडर और एल से लॉरेंस। ठीक है। 1947 में प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी के थे। वो हाउस ऑफ कॉमन्स में 20 फरवरी को बताया घोषणा की कि वो जून 1948 तक भारत को आज़ाद कर देंगे। तो कब घोषणा की? फरवरी 1947 में, 20 फरवरी को। लॉर्ड माउंटबेटन आता है फिर। कहता लॉर्ड माउंटबेटन कहता मार्च 1947 से जून 1948 तक रहता है। कब आता है? तो मार्च 1948 से जून 1948 तक में। सत्ता हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। सत्ता हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 को। अब आगे हम आज़ादी के साल में आ गए। कहाँ आ गए? आज़ादी के साल में आ गए 24 मार्च को। कहता 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित, इसमें भारत विभाजन शामिल था। तो घोषणा कब किया गया? 3 जून 1947 को घोषणा किया गया। 3 जून को कहता है कि 4 जुलाई को ब्रिटिश संसद में इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया। इसमें 18 जुलाई को स्वीकृति मिली। 4 जुलाई को प्रस्तुत किया गया और 18 जुलाई को स्वीकृति मिली। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा किया गया। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हुए। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कहता है कि C राजगोपालाचारी हुए। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर। अंग्रेजी शासन में महत्वपूर्ण विद्रोह जो हुआ है वो एक बार यहाँ पे लिख दिया है, ये याद कर लीजिए। इसमें समझिए कि 1 से 2 सवाल रहता ही है। देख लेते हैं विद्रोह। सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ है जी? सन्यासी विद्रोह हुआ था बिहार और बंगाल में हुआ था और 1760 से लेकर 1800 ईस्वी तक में हुआ था। केना सरकार और द्विज नारायण है। केना सरकार और द्विज नारायण है। सन्यासी विद्रोह बंगाल बिहार में 1760 से 1780 में। फकीर आंदोलन बंगाल में हुआ था 1776 से 1777 के बीच में। मजनू शाह और चिराग गली थे फकीर विद्रोह में। रंगपुर विद्रोह रंगपुर और द्विनाजपुर में हुआ था। धीरज नारायण थे 1783 में। पहाड़िया आंदोलन झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह का नाम क्या था? पहाड़िया आंदोलन। और झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह जो था वो पहाड़िया आंदोलन था। इस संथाल परगना में हुआ था और ये 4 चरण में हुआ। 72 से 82, 72, 78, 79, 81, 82। पहाड़िया आंदोलन कहाँ हुआ? तो संथाल परगना में हुआ था। रमना आहरी, जगन्नाथ, महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी। चुआरो विद्रोह हुआ था। देखिए इस पे सवाल आया है 1-2 बार BPSC में। चुआरो विद्रोह कहाँ हुआ है? तो ये हुआ था चुआर विद्रोह कब हुआ था? 1769 से 1809 के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1769 से 1809 के बीच में हुआ था चुआरो विद्रोह। बाकी इसके बारे में और कुछ कुछ चीज़ें बताया गया था। ये समझिए कि बंगाल, बिहार, झारखंड में हुआ है और 1769 और 70 के बीच में हुआ था, फिर 1798 में हुआ था। चेरो विद्रोह कब हुआ? झारखंड पलामू में हुआ था। ये 1800 ईस्वी में हुआ। तो भूषण सिंह इसके नेता थे। कौन थे? भूषण सिंह। पौलीगरा का विद्रोह तमिलनाडु में हुआ था। वीर पी कट्टावापन 1779 से 99 से 1801 में बीच में हुआ था। इतना इम्पोर्टेंट नहीं से सवाल नहीं आता है। बेला टम्पी विद्रोह त्रावणकोर में हुआ था। कहता है कि सतनाम आंदोलन छत्तीसगढ़ में हुआ था और 1820 के दशक में। रामोसी विद्रोह कब हुआ था? पश्चिमी घाट में। चित्तर सिंह इसके नेता थे और 1822 से 1829 में हुआ था। कौन विद्रोह है? रामोसी। ये महाराष्ट्र में चित्तर सिंह द्वारा शुरू किया गया था। ये किसानों का विद्रोह था। तो रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट मतलब महाराष्ट्र में और चित्तर सिंह इसके नेता थे। पागलपंथी विद्रोह असम में हुआ था। इसके नेता टीपू थे। पागलपंथी के कौन नेता थे? पागलपंथी
के नेता अगर कहा जाए तो कहता है कि करम शाह और टीपू थे, दो वो नेता थे। पागलपंथी कौन थे? करम शाह भी थे, करम शाह और टीपू थे। और ये कहाँ हुआ है? तो कहता है कि समझिए कि ये बंगाल और आसाम के क्षेत्र में हुआ था, 25 से 27 के बीच में, 1825 से लेकर 1827 के बीच में हुआ था। और 1840 में इसको पूरे तरीके से खत्म कर दिया गया। भील विद्रोह कहाँ हुआ? आपका भील विद्रोह हुआ पश्चिमी घाट पे, भील विद्रोह महाराष्ट्र में। और इसके नेता कौन से? सेवरम थे, और 1825 से 31 के बीच में हुआ। अहोम आसाम में हुआ था, गोमधर कुंवर इसके नेता थे। कौन थे? अहोम विद्रोह के नेता कौन थे? गोमधर कुंवर थे। बहावी आंदोलन बिहार उत्तर प्रदेश में हुआ था। बहावी आंदोलन में ये दो वो नेता के यहाँ पे तो लिखा हुआ है, सैयद अहमद तुतीमीर थे, और एक दो और इनके नेता जो इनायत अली और विलायत अली भी जो बहावी आंदोलन के ही थे। ये 1831 के ईस्वी में हुआ था। कौन कौन थे? कहता है इनायत अली और विलायत अली। कोल विद्रोह छोटा नागपुर के पठार में हुआ, बुद्धू भगत थे 1831 और 32 में। पता है 31 से 32 में कहाँ हुआ? छोटा नागपुर के पठार में बुद्धू भगत, कोल में बुद्धू भगत। भूमिज विद्रोह गंगा नारायण का हंगामा, इसको कहते हैं भूमिज विद्रोह, झारखंड में हुआ था। गंगा नारायण सिंह थे 1832 में। खांसी विद्रोह आसाम में हुआ, तीरथ सिंह इसके नेता थे। खांसी विद्रोह कहाँ हुआ था? आसाम में। और नेता कौन थे? तीरथ सिंह इसके नेता थे खांसी विद्रोह का। कंद विद्रोह उड़ीसा में हुआ, चक्र बिसोई। कहता है फराइजी आंदोलन बंगाल में हुआ था, सारिदुल्ला 1838 से 48 के बीच में। कुका विद्रोह पंजाब में हुआ था, भगत जवाहरलाल इसके नेता थे 1840 में। कुका विद्रोह कब हुआ? 1840 में हुआ था, भगत जवाहरलाल। नील विद्रोह बंगाल बिहार में, तिरुत सिंह थे। नील विद्रोह में कौन थे? तिरुत सिंह थे, 1854 से 62 के बीच में चला था नील विद्रोह। संथाल विद्रोह बंगाल बिहार में, सिद्धू कानू थे, 55-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। मुंडा विद्रोह हुआ था आपका बिरसा मुंडा के द्वारा 1899 से लेकर 1900 में। पाइक विद्रोह था उड़ीसा में हुआ था, पाइक विद्रोह उड़ीसा में। और बक्सी जगबंधु थे। नील विद्रोह हुआ है बंगाल में, दिगंबर जो थे, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। पावना विद्रोह हुआ था बंगाल में, कहता है ईशान चंद्र थे। दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था 1920 से 22 के बीच में। कहता है ताना भगत आंदोलन कब हुआ? बिहार में हुआ ताना भगत, जतरा भगत इसके नेता थे 1914 में। तेभागा आंदोलन हुआ है बंगाल में, कहता है कंपाराम और भवन सिंह थे। तेभागा आंदोलन बंगाल में हुआ 1946 में, तेभागा आंदोलन। तेलंगाना आंदोलन हुआ है 1946 में। कहता है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख वंदे भारत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी के अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है। किसका? सन्यासी विद्रोह। ये सन्यासी विद्रोह है, ये कहाँ हुआ? आनंद मठ में। कहाँ पुस्तक में? आनंद मठ में। बंकिम चंद्र की पुस्तक है आनंद मठ में। कहता है रंपा विद्रोह में कोया और कोंडा जनजाति के मुखियाओं ने एक मनसबदार परिवार के स्थानीय अधिपति के विरुद्ध बगावत की। तिलका मांझी ने भागलपुर में प्रथम कलेक्टर कहता अगस्त्य क्लेवलैंड को 1784 में तीर और धनुष से जख्मी कर दिया गया, तिलका मांझी ने, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी कारण उसे गिरफ्तार कर 1785 में भागलपुर के बीच चौराहे पर बरगद के पेड़ से लटका कर फांसी दे दी गई। तिलक मांझी का वास्तविक नाम जबरा पहाड़िया था। तो कहता तिलक मांझी ने भागलपुर में प्रथम कलेक्टर कौन था? अगस्त्य क्लेवलैंड। इसको 1785 में कहता भागलपुर के बीच चौराहे पर बरगद के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गया। 1784 ईस्वी में किए थे, 85 में इसको फांसी दे दिया गया। 1820 में 1820 के दशक में गुरु घासीदास ने छत्तीसगढ़ में सतनाम आंदोलन की शुरुआत की। यह आंदोलन सामाजिक समानता, नैतिकता और जाति व्यवस्था के खिलाफ था। 32 में ब्रिटिश शासन के संथालों को बसाने के लिए भागलपुर से राजमहल के बीच में एक बड़े भूभाग में दामिने कोह के रूप में सीमांकन किया 1832 में। इसी संथाल बहुल क्षेत्र में बाहरी लोग एवं अंग्रेजों के अत्याचार से तंग आकर 1855-56 में सिद्धू कानू के नेतृत्व में संथालों ने विद्रोह किया और संथाल विद्रोह कहा गया। सिद्धू कानू भगनाडीह गांव के चुलू संथाल के पुत्र थे। चुलू संथाल के दो अन्य पुत्र चांद और भैरव भी थे। सिद्धू ने अपने आप को ठाकुर का अवतार घोषित किया। जुलाई 1855 में संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ और सशस्त्र विद्रोह के प्रारंभ डीसी नामक स्थान में अत्याचारी दरोगा महेश लाल की हत्या से हुआ था। वो कहता है कि महेश लाल एक दरोगा था, उसको उसकी हत्या से यह शुरुआत हुआ था। अहोम लोगों द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कुंजिया बुरंजी कहलाती है। कहता है अहोम द्वारा जो लिखा गया है ऐतिहासिक किताब, उसका नाम कहता है बुरंजी।
आगे देखिए, दक्कन विद्रोह के दौरान खता 12 मई 1875 में बम्बई प्रेसिडेंसी में पूना जिले में सूपा गांव में किसानों ने साहूकारों और दुकानदारों पर हमले किए। बही खाते जला दिए गए, अनाजों की लूट ली गई, साहूकारों को घर में आग लगा दिया गया। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 में खूंटी जिले के कमाड़ के नीचे उलीहातू नामक गांव में हुआ। 15 नवंबर 1875 में जन्म कब हुआ है? 15 नवंबर 1875 में हुआ है। अतः 1895 में बिरसा ने अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया गया। उड़ीसा के कंद आदिवासियों के बीच में मरियाह प्रथा प्रचलन था। मानव बलि का प्रथा, मरियाह प्रथा, मानव बलि प्रथा का उड़ीसा में था। तो अब हम लोग ये कंप्लीट कर लिया आज। अब कल 1857 की क्रांति से देखेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। तब तक आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए। ये लूसेंट का और भी साइंस रिलेटेड फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री के भी वीडियो अपलोडेड है, और ज्ञान बिंदु का दरोगा का प्रैक्टिस सेट भी है, तो वो सब आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। धन्यवाद।